नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने चैनल पंकज क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं बेटा। हाँ बेटा, आज हम लोग जो करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम बात करेंगे कि सर उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि सर हम अगर इंडिविजुअल हैं तो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो ध्यान से बेटा, एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये एक इकलौता अलग तरीके का बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का बिजनेस कहां पाया जाता है? सर इंडिया में पाया जाता है। इसमें कोई भी मेंबर्स बाहर का कोई नहीं हो सकता। मतलब सर यहां पे जो भी मेंबर्स होंगे ना बिजनेस के, वो कौन होंगे? फैमिली मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन होगा? जो फैमिली मेंबर्स होगा, जो उसी फैमिली का है, वही इसका मेंबर्स बन सकता है। मतलब सर बाहर वाले कोई भी इसके मेंबर्स नहीं बन सकते। आंसर इज यस। सर इसमें बाहर वाले जो है कोई भी इसके मेंबर्स नहीं बन सकते। राइट। अब यहां पे आता है सवाल कि जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि इसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है, तो किसके ऊपर लगाएंगे? सारे मेंबर्स के ऊपर। सारे मेंबर्स के ऊपर हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे या किसी स्पेसिफिक बंदे का चेक करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, यहां पे जो हेड होता है एचयूएफ का, हम उस पे लगाएंगे। ये हेड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्ता। इसको हम कहते हैं कर्ता। जो एचयूएफ का हेड होता है, जो बिजनेस चलाता है, वो कौन होता है? सर वो कर्ता होता है। कर्ता नॉर्मली कौन होता है? जो फैमिली में सबसे बुजुर्ग मेंबर होता है। जो फैमिली में सबसे बुजुर्ग, एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जिसको हम कहते हैं कर्ता, जो सबसे बूढ़ा होंगे। जैसे कि हम अगर बात करें, हमारे घर में अगर दादाजी हैं तो दादाजी बनेंगे, या अगर ताऊ जी सबसे बड़े हैं तो ताऊ जी जो है वो कर्ता होंगे। राइट। अब यहां पे ध्यान से समझना, एक दो चीजें हैं जो हमें एचयूएफ में समझना पड़ता है कि सर बाकी सारे बिजनेस में जो मेंबर्स होते हैं वो मेजर होने चाहिए, माइनर यहां मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन एचयूएफ के केस में माइनर बिकम अ मेंबर। ठीक है जी। माइनर कौन? जो 18 साल से नीचे का है वो भी मेंबर बने। क्यों सर? क्योंकि सर यहां पे मेंबर्स ना बाहर वाले लोग नहीं होते, फैमिली मेंबर होते हैं। और मेंबर्स बनने के लिए आपको उसी फैमिली में जन्म लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसी फैमिली में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इसको यहां पे क्या मिल रखा है? एक्सेप्शन मिल रखा है। अब यहां पे जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि ये जो एचयूएफ बिजनेस है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे? सर हेड ऑफ एचयूएफ, जिसको हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। राइट। जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ता भी कहते हैं। तो ये जो कर्ता होता है बेटा, कर्ता का हम अगर बेसिक कंडीशन चेक कर लेंगे, और अगर कर्ता बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करता है, कर्ता क्या करता है? बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई करता है, तो वो क्या बन जाएगा? सर रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर रेसिडेंट बन जाएगा। जो बिजनेस इंडिया में होता है वो तो नॉर्मली रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आरओआर, आरएनओआर में इसको बाइफरकेट कर किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी बिजनेस जैसे पार्टनरशिप, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको आरओआर, आरएनओआर में बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन एचयूएफ को हम आरओआर, आरएनओआर में बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम रेसिडेंशियल से चेक करते हैं तो एक स्पेसिफिक बंदे का रेसिडेंशियल से चेक करते हैं, वो है कर्ता। ठीक है जी। सर सपोज अगर कर्ता किसी काम से, मेडिकल रीजन से इंडिया के बाहर रह रहा है, तो उस समय क्या होगा? मैंने कहा उस समय भी जो काम संभाल रहा होगा उसको कहेंगे डिफैक्टो कर्ता या एक्टिंग कर्ता। उसको क्या कहेंगे? सर डिफैक्टो कर्ता या फिर एक्टिंग कर्ता जिसको कहते हैं। याद रखना, डिफैक्टो कर्ता या एक्टिंग कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है जी। वैसे समय पे भी हम जो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो किसका करेंगे? सर जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो कर्ता होगा। राइट। डिफैक्टो कर्ता या एक्टिंग कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस को इग्नोर किया जाता है, इवन दो द कमांडिंग पावर इन करेंट सिचुएशन इन द हैंड ऑफ डिफैक्टो कर्ता। राइट। जो कमांडिंग पावर है वो किसके हाथ में है? सर डिफैक्टो कर्ता के हाथ में है। फिर भी, ठीक है जी, फिर भी हम जब रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे तो किसका कैलकुलेट करेंगे? सर कर्ता का कर देंगे। और कर्ता अगर अपने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, अगर एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, अगर एडिशनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो आरओआर और आरएनओआर में भी डिफरेंशिएट करेंगे। सर एडिशनल कंडीशन कितने होते हैं? मैंने कहा 2 होते हैं। अगर दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेगा तभी वो आरओआर कहलाएगा। अगर एक करता है
या एक भी नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। सर एडिशनल कंडीशन क्या है? ध्यान से देखो, 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर, 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर, ठीक है जी। लास्ट 7 साल में से, लास्ट 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। दूसरा, 2 आउट ऑफ 10 ईयर रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है जी, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब पिछले 10 साल में से कम 2 साल जो है वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। आई होप सो आपको एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया होगा। फिर भी एक समराइज फॉर्म में बता दें कि सर इंडिविजुअल और एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस में चेक करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। हालांकि एचयूएफ में बहुत सारे मेंबर होते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे? हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता जिसको कहते हैं, राइट, कर्ता का रेसिडेंशियल चेक करेंगे। सर एक सवाल आता है, मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस में चेक करते टाइम कर्ता बाहर कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, बाहर रह रहा है, इंडिया से बाहर रह रहे, तो किसका चेक करेंगे? वैसे टाइम पे भी कर्ता का ही चेक होता है, डिफेक्टो कर्ता का नहीं होता, ठीक है जी। अगर कर्ता बिकम रेसिडेंट देन बिजनेस बिकम रेसिडेंट, एंड कर्ता बिकम नॉन रेसिडेंट देन बिजनेस बिकम नॉन रेसिडेंट, राइट। तो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि सर आपका बिजनेस जो एचयूएफ है वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो बेटा प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।